हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि मेरे पास आप लोगों का क्या टेक्स्ट सीरीज आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस सेट करके 15 तक एक बुक में दिया है और एक बुक में भी शायद 15 या 20 प्रैक्टिस सेट दिया है। मैं पर डे आप लोगों को 125 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर इस तरीके से लाऊंगी और कराऊंगी। बीच बीच में टेस्ट चेंज करने के लिए जिस बुक से मैं पहले सारे बुकों से पढ़ा रही थी, बीच बीच में उन सब से भी क्वेश्चन लाती रहूंगी। ठीक है, तो आप लोगों से तो मैंने पूछा नहीं आप लोग कैसे हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें ना करके आप लोगों को 5 सेकंड दिया जाएगा और अपने आंसर को आप लोग करेक्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लीज़ 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 बताइएगा कि मैम हम कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आप समझ लीजिएगा आपका 125 क्वेश्चन का क्या है, मॉडल पेपर है और ऐसे ही कुछ आपके एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब चलिए आप लोग अपना प्रश्न शुरू करिए। केनेथ ब्रुक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? तो कितने तत्व हैं? 3 है, 6 है, 5 है, 7 है। अब आप लोग के पास 5 सेकंड है, आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए। आप लोग बता दो क्या होगा कि मैम 5 होगा। ठीक है, 5 है। अब यहाँ क्या है, 1 दर्जन केले का मूल्य 10.8 रुपये है। एक केले की कीमत होगी। ठीक है, ये कहाँ से दिया है? क्लास 10th में क्या है, एक चैप्टर गृह गणित करके दिया है, उसी चैप्टर से यहाँ पे प्रश्न क्या है पूछ दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये बता दीजिए क्या है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 1 होगा, आप लोग ए होगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 0.9 होगा। ठीक है, इसको लगाने का आप लोग को तरीका भी हम बता दें। एक केले की कीमत बराबर, ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा, एक केले की कीमत बराबर 1 दर्जन। ठीक है, यानी 12 लिख लीजिए, एक दर्जन केले का मूल्य बटा 12। ठीक है, अब इस तरीके से बराबर 10.8 बटे में 12 बराबर क्या हो गया, इसको काटेंगी पीटेंगी तो 0.9 रुपये आएगा। ठीक है, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलेन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कोण पर काट कर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच और 46 से 50 इंच। अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 36 से 40 इंच। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? योजना आयोग ने। किसने किया? योजना आयोग ने, मुदालियर कमेटी ने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, भोर कमेटी ने। तो आप लोग इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, आप कह दोगे मैम भोर कमेटी ने किया है। ठीक है, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा जब मैं 10th की बुक कराई थी तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिले होंगे। ठीक है, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, नहीं उसके अंदर मतलब होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या दे रहा है, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे प्रश्न गलत दिया है। ये होना चाहिए कि परिचारिका का स्वभाव कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप लोग उस टेक्स्ट सीरीज में जाइएगा, देखिएगा, सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को करा चुके थे। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, उसको कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इस प्रश्न में क्या है, इस चीज़ को माना भी नहीं गया है, तो ये प्रश्न क्या है, इनमें से कोई नहीं होना। अगर ज्ञान दे दिया है तो ये प्रश्न क्या, हमने कहा ना कि ज्ञान नहीं यहाँ होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होना चाहिए तो इसमें से किसी का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ज्ञान नहीं है, ये उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। ठीक है, अगर ये प्रश्न बनता है कि परिचारिका का स्वभाव होना चाहिए तब कोमल तथा हंसमुख होगा। यहाँ प्रश्नों को देखिए घुमा दिया गया है। ठीक है, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोधकर्ता के समूह को कहते हैं संदर्भिका कहेंगे, साहित्य पुनरावलोकन कहेंगे, परिशिष्ट कहेंगे, भूमिका कहेंगे। आप लोग बताइए क्या कहेंगे। तो आप लोग कह दोगे क्या कहेंगे, इसे संदर्भिका कहेंगे। क्या कहेंगे? संदर्भिका कहेंगे। ठीक है, किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक और ये सभी। तो क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा कि ये सभी होगा। अन्वेषणात्मक भी होगा, अन्वेषण मतलब किसी चीज़ की खोज करना, प्रयोग मतलब किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और वर्णनात्मक मतलब किसी चीज़ को हम विस्तार में क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई कब?
1947 में, 1951 में, 1948 में, 1952 में। आप लोग बताइए कब किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय कब किया गया था, योजना शुरुआत कब हुई थी? 1951 से 1956 तक चला था। कब तक चला था? 1951 से 1956 तक चला था। किस मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, किस पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी? कृषि और सिंचाई पे क्या था? प्राथमिकता इसको दी गई थी, यानी सिंचाई और कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या था, इसको लाया गया था। ठीक है। MGNREGA कितने दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है? पहले आप लोग ये जान लीजिए क्या है। महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है, ये क्या है? MGNREGA, तो क्या हो गया? मनरेगा हो गया। ठीक है, ये क्या है? मनरेगा है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नरेगा रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या अधिनियम। ठीक है, तो ये क्या है? ये कब, कितने दिन का रोजगार देता है? तो 100 दिनों का रोजगार देता है। ठीक है। वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो क्या होगा? तो इसमें होगा कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग तुरंत बताइए। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या कह रहा है? वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई? तो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है? तो आप कहोगे मैम 21% है। नाइट्रोजन कितना % है? तो आप कहोगे मैम 78% है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो आप कहोगे मैम 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अगर हम ये आपसे सवाल पूछ लें कि ये आप बता दीजिए कि ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते हैं 21%, लेकिन उसे बाहर कितना निकालते हैं, यानी अपने सांस से कितना छोड़ते हैं? तो आप कहोगे मैम 16% ही बच पाता है। 4% क्या हो जाता है? हमारे ऊर्जा को, हमारे टिश्यूओं को मिल जाता है। अगर मैं पूछ दूं कि 78% जो नाइट्रोजन है ये आप तो लेते हो 78% और कितना बाहर निकालते हो? तो आप कहोगे मैम इसमें से हम 1% भी अपने पास नहीं रखते हैं, हम पूरा 78 का 78 भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि अच्छा आप एक बात और बता दीजिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम तो ले रहे हैं 0.03% और इसको कितना बाहर निकाल रहे हैं, कितना मुक्त कर रहे हैं? तो आप कह दोगे मैम इसको हम 4% मुक्त करते हैं। तो हम कहेंगे क्यों आप ज़्यादा कर दे रहे हैं, ले तो कम रहे हैं लेकिन ज़्यादा क्यों कर दे रहे हैं? तो आप कहोगे मैम यही ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या है, हमारे यहाँ गर्मियाँ बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। एरोसोल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? CFC है। ठीक है, CFC। ठीक है, और ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है और मिथाइल अल्कोहल। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या होगा। तो आप कहोगे मैम एरोसोल में पाए जाने वाले वह रासायनिक घटक जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है। क्या है? CFC है। और ये CFC कहाँ से निकलता है? हम लोग के घर में जो आराम के लिए हम लोग अपना AC चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज चला रहे हैं, इनसे जो भी गैसें निकलती है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे ओजोन परत को हार्मफुल है, उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है। गुर्दा एक डैश 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 स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। तो एंजाइम स्रावित करता है, रसायन करता है, अम्ल करता है, हार्मोन करता है। तो आप क्या बताओगे कि वो करता क्या है? तो आप कहोगे मैम वो एंजाइम स्रावित करता है। क्या करता है? वो एक एंजाइम स्रावित करता है। ठीक है। और जहाँ भी रीनल शब्द लग जाए वो किससे जुड़ा होगा? तो किडनी से हर रीनल शब्द को आप जोड़ करके पढ़िएगा। हिपेटोलॉजी यानी हिपेट से जोड़ेंगे तो आप लीवर को पढ़ेंगे। ठीक है। इस तरीके से कार्डियो अगर जोड़ेंगे तो आप हार्ट से पढ़ेंगे। ये सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, ये सारी शब्दावलियां होती हैं जो हमारे क्वेश्चन को हमें करने में हेल्प देती हैं। ठीक है। किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता वो प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं? तो रोडॉप्सिन है, अंध बिंदु है, पीत बिंदु है, अंध तथा स्पष्ट बिंदु है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्या होगा। तो आप कहोगे मैम क्या होगा? अंध बिंदु होगा। ठीक है। यहाँ क्या है? प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है। तो मिर्गी है, मांसपेशीय दुर्विकास है, मस्तिष्क पक्षाघात है, गठिया है। तो क्या होगा? मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता होती है, जो मस्तिष्क में क्या होता है? पक्षाघात हो जाता है। यानी माइंड व्यक्ति का क्या होता है? मस्तिष्क में
पक्षाघात मतलब पैरालिसिस हो जाना, ठीक है। अब आप बता दो, खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता यानी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कितना होगी? 70 से 110 mg प्रति 100 ml ब्लड में, 110 से 120 mg प्रति 100 ml ब्लड में, 120 से 130 mg प्रति 100 ml ब्लड में। और ऑप्शन डी क्या है? 130 से, ये क्या है? लेस देन होगा ना, लेस देन होगा। आप लोग बताइएगा लेस देन होगा कि मोर देन होगा। एक बार और भी पूछे थे, किसी ने नहीं बताया, लेकिन आप लोग इसे बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो 130 mg बट प्रति क्या है? 100 ml ब्लड होगा। तो आप लोग इसको बता दो क्या होगा। और ये क्वेश्चन का में 2021 में आया हुआ था। तो आप लोग कहोगे मैम 110 से 120 mg प्रति क्या होगा? 100 ml ब्लड में होगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होता है? बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर कम हो जाता है। इनमें से दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब आप बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे मैम थायराइड ग्रंथि का हार्मोन, मुख्य हार्मोन क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। यह शरीर की क्या करती है? उपापचयी क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? तो थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो क्या होता है? हमारा बीएमआर कम हो जाता है। आप क्या कहोगे मैम? बीएमआर क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। एसिड माध्यम से प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी यानी जिम्मेदार है? बहुत अच्छे से इसमें शब्द दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम क्वेश्चन कैसा लगा और इस प्रैक्टिस सेट को मैं कंटिन्यू रखूं कि ना रखूं। आप लोगों ने बढ़िया से सपोर्ट नहीं किया तो जो शॉर्ट वाला जो 5 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे थे 5-5 मॉर्निंग और इवनिंग में, उसको मैंने बंद कर दिया 1 हफ्ता चला करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं दिखते मिला, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न आप लोग अपना बता दीजिए क्या है? पेप्सिन होगा, राइबोन्यूक्लियस होगा, टाइलिन होगा और लैक्टोज होगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप कह दोगे मैम पेप्सिन हो गया, पेप्सिनोजेन हो गया, पेप्टोन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होती हैं। टाइलिन क्या हो गया? तो ये लार में पाए जाने वाला क्या है? एंजाइम है। लैक्टेज क्या हो गया? ये दूध को पचाने का एंजाइम होता है, ठीक है। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है तो परासरण होगा, विसरण होगा, फैगोसाइटोसिस होगा और क्या होगा? पिनोसाइटोसिस होगा। तो अब आप बता दो क्या होगा। 5 सेकंड का आपके पास टाइम दे रहे हैं। तो आप कहोगे मैम ये क्या होगा? ये विसरण होगा। विसरण यानी डिफ्यूज़न होगा। क्या होगा? डिफ्यूज़न होगा। इसका आप लोगों को मैं एक्सप्लेन वाला भी बता दे रही हूँ। ये क्या है? 350 ml वायु से लगभग 69 मिलीलीटर ऑक्सीजन वायु कोष्ठ में आती है और उच्छ्वास के समय वायु के कोष्ठकों से बाहर वापस जाने वाली 350 मिलीलीटर वायु में 48 ml लीटर निकल जाती है। इसी को गैसीय क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं, ठीक है। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो ये हम अपने क्वेश्चन में करा चुके हैं। इसे क्या कहेंगे? हीमोफीलिया कहेंगे? नहीं कहेंगे। कैलस कहेंगे? ये भी नहीं कहेंगे। हेमाटोमा कहेंगे और हैमरेज कहेंगे। तो आप लोग बता दो। आप लोग कहोगे मैम कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग हैमरेज कहेंगे, ठीक है। जब हड्डियां टूट जाती हैं और उसमें ब्लड का क्लॉट हो जाता है तो क्या होगा? वो हैमरेज होता है। और हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। काफी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? क्यों होगी? एसिटिक एसिड के उत्पादन के कारण, लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के कारण, सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के कारण। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप तुरंत बता दो। तो आप कहोगे मैम लैक्टिक एसिड के उत्पादन होने के कारण हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमारे मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द और थकान महसूस होने लगता है, हम फगट फील करने लगते हैं, ठीक है। विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो आप कहोगे मैम एक्जिमा कहलाएगी, फीटस कहलाएगी, एलर्जी कहलाएगा, टिटनेस कहलाएगा। आप क्या कहोगे? जल्दी बता दो। तो आप कहोगे मैम एलर्जी कहलाती है, ठीक है। किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे किसी को साबुन से एलर्जी है, किसी को स्मेल से एलर्जी है, किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो चीज़ें क्या हैं? टमाटर से एलर्जी है, किसी को बीटरूट से एलर्जी है, तो ये सब क्या है? कि भाई हमें किसी भी चीज़ से एलर्जी है, ठीक। गार्डन की बहुबुद्धिमताओं में समाविष्ट है तो भाषाई विकास है, संगीतिक है, नाटकीय है, अंतः व्यक्तिक या पारस्परिक विकास है। अब आप बता दीजिए। आप कहेंगे मैम गार्डनर की बहुबुद्धिमता में समाविष्ट है, भाषाई है, नाटकीय है और अंतर व्यक्ति या परासकीय है, तो क्या नहीं है? संगीतिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संगीतिक नहीं होगा, ठीक है।
सॉरी, यहाँ कूट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? कूट दिया हुआ है, ये हम देखे ही ना। अच्छा हाँ, तो ठीक है, वो भी फिर भी ठीक है। तो उसमें क्या दिया था, एक बार फिर से देख लें। तो उसमें 1, 2 और 4 दिया है। क्या दिया है? 1, 2 और 4 दिया है, ठीक। इधर आ, 22 है ना, 22 वाला क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें दिया क्या है? 1, 2 और 4। बी में क्या था? बी में था 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन है? अरे भाई, 1, 2 और 4, ठीक। तो 1 भाषाई हो गया, ठीक है, 2 संगीतिक हो गया और 4 अंतर्वैयक्तिक हो गया, यानी नाटकीय नहीं है, ठीक है। क्या होगा? नाटकीय नहीं है, ठीक है। बुद्धि लब्धि यानी IQ का समीकरण किसने विकसित किया? तो किसने किया? स्टर्न ने, वीने ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने। आप बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे मैम क्या है, टर्मैन ने दिया था। इसका सूत्र क्या है नापने का? बुद्धि लब्धि, ठीक है, यानी IQ बराबर मानसिक आयु यानी मेंटल एज, ठीक है, और क्या है? वास्तविक एज यानी क्रोनो एज, गुणे क्या होगा? मल्टीप्लाई 100 होगा, जो आएगा वो क्या होगा? हमारा IQ हो जाता है, ठीक है। भाषा के अध्ययन में सतह यानी सरफेस, संरचना यानी स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना यानी स्ट्रक्चर शब्दों को विकसित करने के शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? तो अल्बर्ट बंडूरा, नाम चोम्स्की और जेन इलियट और स्किनर। स्किनर तो किसके साथ जोड़ा जा सकता है? आप बता दोगे कि मैम नॉम चोम्स्की के साथ जोड़ा जाता है, ठीक। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ है 2 डैश 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 मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो क्या है? अंगों का, शरीर का, अंगुली का, हाथ का। तो क्या होगा? आप कहोगे मैम क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 अंगों की मांसपेशियों का क्या था? आपसी समन्वय था, ठीक है। शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? हरलॉक ने दी है, पेपीवा और ओल्ड्स ने दी है, हेरीज ने दी है, वर्क ने दी है। सॉरी। तो आप कहोगे मैम ये हरलाक ने दिया है। किसने दिया है? हरलाक महोदय ने दिया है। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रम कहलाएगा। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जो HDL, LDL, VLDL ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कोलेस्ट्रॉल होती हैं, और वो हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो क्या है? SDP है, TDP है और ORT है और PHC है। तो आप बता दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम TDP है। TDP क्या है? ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है। ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान उसका फुल फॉर्म है। सरकार द्वारा यह समय समय पे चलाए जाते हैं। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? तो जन्म के तुरंत बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के 1 सप्ताह बाद कराया जाना चाहिए, केवल 48 घंटे बाद चलाया जाना चाहिए। अब आप बता दीजिए कि WHO ने क्या किया है प्रेफर? तो उसने क्या कहा है कि जन्म के 6 घंटे बाद बच्चे को क्या कराना चाहिए? स्नान कराना चाहिए, ठीक है, स्नान कराना चाहिए। गर्भावस्था के और रक्तता से बचने का उपाय है क्या है? यानी गर्भावस्था में जो एनीमिया होती है उससे बचने का क्या उपाय है? पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। अब आप बता दीजिए इसमें से क्या सही होगा? तो आप कहोगे मैम सबसे बेस्ट आंसर क्या है? D है, और हम D के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? आप लोग को कई बार बता चुके हैं। आप लोग अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा? RH असंगति, इन विट्रो निषेचन, सेरोगेसी होगा और अस्थानिक गर्भावस्था होगा। क्या होगा? अस्थानिक गर्भावस्था होगा। इसे क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो 15 से 30 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष। आप बताइए क्या होगा? तो ये होगा 25 से 30 वर्ष क्या है? एक स्वस्थ संतान को जन्म देने की आयु है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए 33 क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिकथन है और कारण है।
देखिए आप लोग अभी कथन कारण क्या सही है कि उसकी व्याख्या करता है, क्या करता है। सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। कारण क्या है, लंबी अवधि के बाद प्लेसेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष या कुशल होता है। अब बता दीजिए, ऑप्शन दे रहा है कारण नहीं, ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आर का ए सही है परंतु आर गलत स्पष्टीकरण है। ए गलत है व आर सही स्पष्टीकरण है। ए व आर दोनों गलत हैं। अब आप बता दीजिए कि क्या होगा, ए तथा आर दोनों क्या हैं, सही हैं, ठीक है। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? तो किसका नहीं किया गया? क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल और क्या है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। ये कुछ और ही क्या है, वो मतलब शुद्ध हिंदी में किया गया है इसको, इसलिए आप लोग शब्दों से कंफ्यूज होंगे नाम से। तो आप इसमें बता दीजिए क्या है, तो इसमें क्या होगा, इंद्रिय गतिकाल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ रहा होगा। सामूहिक अचेतन का प्रत्यय है, तो इन्होंने किसने दिया है, फ्रॉयड ने, कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, जुंग महोदय ने। तो ये किसने दिया है? आप कहोगे मैम ये युंग ने दिया है या जुंग ने दिया है, जो भी चीज़ें इनकी आती हैं। तो इन्होंने कितने इसको दो हिस्से में बांटा है। नंबर 1 क्या है, व्यक्तिगत अवचेतन है, और नंबर 2 क्या है, सामूहिक अवचेतन है, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था? तो पियाजे के सिद्धांत में, फ्रॉयड के सिद्धांत में, एरिक्सन के सिद्धांत में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। तो आप कहोगे मैम समीपवर्ती विकास यानी इसे क्या कहते हैं, प्रोमोक्स डेवलपमेंट ऐसे कुछ कहते हैं ना। देखिए समय मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, क्यों झूठ बोले आप लोग से। आप लोग हर वीडियो में मेरे देखते हो कि मेरी चीज़ें क्या है कि मुझे कोई शब्द नहीं मैं बोल पाती हूँ, कोई चीज़ें मैं नाम नहीं ले पाती हूँ, रहता मुझे सब लर्न है बट मैं कह नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे आप, कहोगे मैम समीपवर्ती विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, जिसको क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल, पता नहीं क्या इस तरीके से है ना, PDS ऐसे करके कुछ है। आप लोग समझ पा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम आप ये नहीं ले पा रही थी ना, मुझे याद है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है, क्योंकि इससे क्या होगा, वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे परिवार के नियोजन के लाभ समझेंगे। अब आप बता दीजिए क्या होगा, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब यही होता है। और प्रौढ़ शिक्षा कितने से कितने एज वर्ग के लिए होता है? तो 15 से क्या होता है, 39 साल के लिए होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा क्या मैंने सही बताया? 39 पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा। तो आप तुरंत बता दोगे कि मैम ये तो हम आँख बंद करके सही कर देंगे। मैम ये क्या होगा, किशोरावस्था होगा, यानी एडोलसेंस होगा, ठीक है, एज होगा। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का कितना होता है? तो 1/4, आधा, 2/3, 1/3। आप बताइए क्या होगा। आप लोग को मैंने कहा 5 सेकंड का टाइम देंगे, शायद वो हम दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, 1/4 उसके सिर का भार होता है। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। घुटनों के बल चलना, रेंगना, पलटना और बिना सहारे के बैठना। तो आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम पहली शिशु की पहली स्वैच्छिक जो गतिविधि होती है तो वो क्रीपिंग होती है। क्या होती है, CREEPING, क्या होता है, क्रीपिंग होता है। और क्रीपिंग मतलब रेंगना होता है, ठीक है। क्या होता है, रेंगना होता है, ठीक। 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? तो 40%, तो 23%, 13% और क्या है 7%। तो आप क्या बता दोगे कि मैम क्या होना चाहिए, 7% इसका होना चाहिए, ठीक है। सीखने की अक्षमता को कहते हैं स्वलीनता, वाक विकार, मानसिक अक्षमता, भावनात्मक अक्षमता। तो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए कि मैम ये हो जाएगा, वाक विकार होगा, ठीक है। वाक मतलब बोलना, ठीक है, और विकार मतलब जो चीज़ें हम बोल ना सके, मतलब रोग टाइप का विकार हो जाता है ना। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण क्या है? खराब स्वास्थ्य होना, मातृवंचित और क्या है, परिवार का वृद्ध होना,
वृद्ध आकार, वृद्ध मतलब बड़ा आकार, ठीक है, बूढ़ा आकार नहीं, और बुद्धि। तो इसमें से क्या मुख्य कारण हो सकता है? सबसे मेन कारण पूछ रहा है। ऐसे तो कारण सब हो जाएंगे, लेकिन मेन कारण क्या है? मातृवंचित है, ठीक है। जिनको मातृवंचित यानी जो बालक बचपन में अपने माँ से किसी कारण अलग हो गया हो, तो वह मातृत्व सुख से क्या होता है? वंचित हो जाता है। ये रहा आपका 23 क्वेश्चन। हम लोग लग रहा है जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर ही अपना 125 क्वेश्चन का सीरीज कर लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ, ठीक है। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया? फ्रोबेल ने, पेस्टोलॉजी ने, जॉन डीवी ने, मारिया मॉन्टेसरे ने। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आप लेकर के आई हैं, तो हम कहेंगे हम नहीं, ये टेक्स्ट सीरीज वालों ने दिया है, तो क्या होगा? फ्रोबेल होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है। आप बता दो इसमें से क्या होगा? यहाँ तो कूटने के लिए कहा है, तो ऑप्शन ए होगा, यानी 1 और 5 होगा, 1 और 3 होगा, 3 और 5 होगा, केवल 3 होगा। आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। आप कहोगे मैम इसमें हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी 1 और 3 होगा। अब आप लोग इसकी विशेषता सुन लीजिए कि विकास की विशेषता क्या क्या है, सिद्धांत क्या है। तो विकास अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त होता है। प्राणी में विकास पहले होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, सही है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जो भी जैसे होता होगा, पहले सिर होगा, फिर हाथ होगा, पैर होगा, पेट होगा, धड़ होगा, ठीक है। यानी जो भी चीज़ें क्रम से होगा तो क्रम से होते आएगा। विकास एक क्या है? विकास परिवर्तन का क्रम है, यानी चीज़ें क्या है? बदलती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 13 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1993, 31 जनवरी 1994 और 31 जनवरी 1995। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ईजी होना चाहिए। आप कह दो मैम 31 जनवरी 1992 को हुआ था, और इसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ आ जाइए, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? यानी क्या है? ग्वाइटर है, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल, और क्या है? कार्यक्रम को क्या इंग्लिश में कहेंगे? डेवलपमेंट की प्रोग्राम, जो भी हो, ठीक है। NGCP, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका कब शुरुआत हुआ था? 1976 में, 1962 में, 1982 में, 2010 में। आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए कि मैम क्या हुआ था? 1962 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1962 में हुआ था, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? कि लोगों के आहार में क्या करना? आयोडीन की कमी को पूरा करना, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में। आप क्या कहोगे कि मैम क्या है? नेशनल पोषण को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, NNI, ठीक है। क्या है? NNI यानी क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन और इंस्टीट्यूट, ठीक है, की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप कहोगे मैम इसमें कहाँ हुई थी? हैदराबाद में कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। कैसे? NIN होगा, क्या होगा? NIN होगा, न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। क्या होगा? NIN, ठीक है। आप लोग भी नहीं बताते हो कि मैम आप गलत बता रही हैं, ठीक है। ये तो तब आप बताओगे जब मैं आप लोग को लाइव पढ़ाऊंगी, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ समय बाद आप लोग को लाइव पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप लोग तुरंत बताएगा मैम ए का ये होगा, बी का ये होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का आपस में क्या होगा? जुड़ाव बना रहेगा, ठीक। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी ने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, विनोबा भावे ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया। आप लोग सोच करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, और कब किया था? 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था। और इन्होंने क्या किया था? 8 ग्राम को सम्मिलित करके इन्होंने ये चीजें बनाई थी, ठीक है। क्या बनाई थी? श्री निकेतन योजना। और कौन बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1921 में बनाया था, ठीक है। हम लोग 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत में लिंग आधारित हिंसा के, देखिए वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं: घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, विस्थापन के कारण हिंसा, यौन हिंसा। ऑप्शन देखिए, ए और बी होगा, बी और डी, ए और डी होगा, बी और डी होगा, सी और डी होगा। आप लोग अपना विकल्प चुन लें, तब हम आप लोग को आंसर देते हैं। तो इसमें क्या होगा? ए और डी होगा, ठीक है।
वो संज्ञा जो विकास कार्यों के में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है वो क्या है? योग्य बनाना, ऊंचा उठाना, सशक्तिकरण और विकास। तो क्या होगा? आप कहोगे मैम 51 का क्या होगा? सशक्तिकरण होगा। ठीक है। पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। पीएफ का अर्थ इसमें से क्या होगा? आप लोग पीएफ हो गया, और क्या होता है? पीएफ हो गया, इसको क्या कहेंगे? पहले तो आप लोग ये बताइए, छोड़ दीजिए, मुझे याद नहीं आएगा। प्रोविडेंशियल फाउंडेशन होगा, प्रोविजनल फंड होगा, प्रोडक्शनल फंड होगा, प्रोविडेंट फंड होगा। तो आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे क्या होगा? प्रोविडेंट फंड होगा। ठीक है। और ये कहाँ से क्वेश्चन बन गया? ये नेट से क्वेश्चन, बैंकिंग से क्वेश्चन बन गया है। ठीक है। पीएफ करते हैं ना लोग, अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक है। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह क्या जाना जाता है? तो प्रसार योजना, कार्यक्रम विस्तार, प्रसार प्रक्रिया, संप्रेषण। अब आप बताइए क्या होगा? तो आप कहोगे मैम हम इसको संप्रेषण कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे? संप्रेषण कहते हैं। ठीक। अब आ जाइए 54 पे। 54 क्या कह रहा है? इसकी स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है? अपारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं? पारदर्शी होती हैं। और ये क्या है? अपारदर्शी है। जिसके हम आर पार ना देख सकें वो क्या है? अपारदर्शी है। और जिसके हम आर पार देख सकें वो क्या है? पारदर्शी है। एक शीशे के गिलास हम लें और उसके आर पार हम देख लेंगे तो क्या है? पारदर्शी है। ठीक है। यानी ट्रांसपेरेंट है। ठीक। तो क्या होगा? मूवी प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब क्या होगा? एपी डियास्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर। तो आप कहोगे मैम इसमें हो जाएगा ओवरहेड, क्या होगा? प्रोजेक्टर होगा। ठीक है। क्या होगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा। ठीक। दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है पारस्परिक संचार, आत्म संचार, जनता संचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम इसको हम क्या जानेंगे? इसको पारस्परिक संचार, यानी दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है तो परस्पर यानी समानांतर होती है। एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में बात हो रही है तो क्या होगा? परस्पर यानी समानांतर होगा। ठीक है। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं। केवल प्रथम शब्द उच्चारण, चलना, पढ़ना और मुस्कुराना। तो आप बता दो इसमें से क्या होगा? आप कहोगे मैम इसमें से हो जाएगा पढ़ना, जो है क्या है? सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण में इसको छोड़ करके क्या कह रहा है? निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं, केवल पढ़ना को छोड़ करके बाकी ये चीजें क्या है? सार्वभौमिक परिवर्तन के उदाहरण है। प्रथम उच्चारण और चलना, मुस्कुराना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट मतलब आउट मतलब बाहर। सब कहते हैं आउट हो जाओ, बिल्कुल मेरी नजरों से आउट हो जाओ। जब गुस्से में होते सब तो क्या कहते हैं? बिल्कुल आउट हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ठीक है। तो आउट मतलब बाहर हो जाओ। ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? अब आप देखिएगा कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इस तरीके का कीबोर्ड बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ये सारे कीबोर्ड है तो इसको क्या है? हम लोग कर्सर घुमाते हैं तो क्या है? कंप्यूटर पे जा रहा है तो क्या है? ये तो अंदर जा रहा है ना, ये इनपुट हो गया। माउस जो है ये भी क्या है? हम माउस को ऐसे कर रहे हैं तो ये भी अंदर क्लिक कर रहा है। स्कैनर हो गया और मॉनिटर हो गया। आप लोग इसमें से बताइए कि क्या होगा? आप कहोगे मैम जो मॉनिटर है ये कंप्यूटर के बाहर दिखता है, बाकी स्कैनर हो गया और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष आब्लिक महिलाओं के संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है। किसका? निश्चित समाविष्ट का, वास्तविक समाविष्ट का, अनुमानिक समाविष्ट का, कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे? बता दीजिए। आप कहेंगे कि मैम इसमें से हो जाएगा, इसमें से क्या होगा? यानी निश्चित समाविष्ट हो जाएगा। ठीक है। जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए, ठीक है, क्या है? अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हो जाए उसका रंग डैश 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 यानी डॉट 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 हो जाए तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पत घी की मिलावट हुई है। समझे? ये कहाँ से दे दिया? ये टेस्ट से क्वेश्चन दे दिया कि इसमें घी में वनस्पत घी का मिलावट है कि नहीं है। तो कैसा कलर हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा।
तो आप क्या बताओगे? आप तुरंत बता दीजिए कि मैम HCl के साथ जब हम मिलाते हैं, यानी घी में HCl को जब हम मिलाएंगे तो उसका कलर मैम डार्क रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है। अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है, तो अपहोस्ट्री का उपयोग होगा फर्नीचर को ढकने के लिए, फर्श बिछावन के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत घिसा पीटा क्वेश्चन हो गया, हर प्रैक्टिस सेट में ही होता है। तो क्या होगा? अपहोस्ट्री का प्रयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को अभिव्यक्त करने के लिए भी क्या होता है? ये क्या है? वो घुमा करके पूछ रहा है। यानी कला के ये मूलभूत सिद्धांत होते हैं कि कढ़ाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, ढाके के सिद्धांत का सहारा है, या लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो आप क्या बता दोगे? आप कहोगे मैम ये प्रश्न तो घुमा दिया है, लेकिन ये पूछा है, ये क्या पूछा है कि ये कौन सी चीज़ है, यानी सिद्धांत है कि क्या है? हम लोग क्या पढ़ते हैं? मूलभूत तत्व है कि सिद्धांत है? तो आप कहोगे मैम ये कला के मूलभूत सिद्धांत का नाम लिया है। ठीक है। बस प्रश्नों को घुमा दिया है, लेकिन रेखा हो गया, आकार हो गया, रंग हो गया, बनावट हो गया, टेक्सचर हो गया, सारी चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें क्या है? कला के मूलभूत सिद्धांत में आते हैं, ना कि तत्व में। कला के सिद्धांत कितने होते हैं? तो आप कहोगे मैम 5 सिद्धांत होते हैं। और तत्व कितने होगा? तो आप कहोगे मैम 7 होता है। ठीक है। चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैम ये चीज़ें कला के तत्व होते हैं, ये चीज़ें कला के सिद्धांत होते हैं। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा वीडियो 1 घंटे के अंदर ही मुझे रखना है, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं ले जाना है। ठीक। निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? तो हैलोजन लैंप में, फ्लोरेसेंट लैंप में, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप में, यानी लाइट एमिटिंग डायोड लैंप में। ये एलईडी का फुल फॉर्म है, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म यही है, क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड लैंप इसका नाम है। ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म आता है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा, सोडियम वेपर लैंप में। तो आप कहोगे मैम ये क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप में, यानी एलईडी हो जाएगा। ठीक है। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो हमें किसका उपयोग करना चाहिए? दीवारों पर खड़ी लाइनों का, क्षितिज के समानांतर यानी आड़ी धारियों का, यानी खड़ी लाइन या पड़ी लाइन जिसे आड़ी कहा जा रहा है, या प्रणामी रंग, या लंबे पर्दे। तो आपको सीधे पता होगा। आप कहोगे मैम अगर हमें हाइट दिखानी है तो हम क्या करेंगे? हम लंबाई के चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे? 1 सेकंड दीजिएगा। हम क्या करेंगे? हम खड़ी लाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा? दीवारों पर खड़ी लाइनों का क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। जब हमें ऊंचाई का आभास कराना हो कमरे में तो हम क्या करेंगे? खड़ी लाइनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64 है। तो क्या है 64 में? मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। तो किसका छिड़काव करेंगे? DDT का करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का करेंगे, आयोडीन का करेंगे, इनमें से किसी का नहीं करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्या करेंगे? हम DDT का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के क्या हैं? पुराने सामान हैं, नए क्रांतिकारी सामान हैं, और गृहिणी को पीटने का सामान है। इनमें से कुछ नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन इसमें से क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें से नए क्रांतिकारी ये सब सामान है जो हमारे किचन में क्या करते हैं? कार्य सरलीकरण में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं। ठीक। एक स्ट्रेट लाइन किचन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी सीधी जो लाइन वाले किचन होते हैं में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ रखी जाती हैं? 1 दीवार के साथ, 2 दीवार के, 3 दीवार के, 4 दीवार के। आप लोग अपना आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसमें से ये होगा कि 1 दीवार वाले जो किचन होते हैं क्या है? स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन, इस तरीके से जो किचन होता है, यहाँ सिंक होगा, यहाँ हमारा सब्जी काटने वाली चीज़ें होंगी, यहाँ पे क्या होगा? चूल्हे लगे होंगे। इस तरीके से जो भी चीज़ें, यहाँ कहीं फ्रिज लगा होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक स्ट्रेट लाइन यानी 1 वॉल पर रखी जाने वाली ये चीज़ें कही जाएंगी। ठीक है। तीन मुख्य शरीर भारों को सीधा रेखा में लेना यह सिद्धांत पर लागू है। तो यह किस सिद्धांत पर लागू है? शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, और कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। तो आप क्या कहोगे? इसमें से आंसर क्या होगा? आप तुरंत बता दीजिए। आप कहेंगे कि 3 मुख्य शरीर भारों को सीधा रेखा में लेना यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन को लागू करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? थकान कहेंगे,
परिश्रम कहेंगे, फुर्सत कहेंगे और खेल का समय कहेंगे। तो क्या कहेंगे आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो आप लोग क्या कहेंगे कि फुर्सत इसको हम कहेंगे, ठीक है। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? 1994 में, 1982 में, 1970 में और 1961 में। अब आप लोग अपना आंसर बताइए क्या होगा। तो दहेज निरोधक अधिनियम क्या होगा? 1961 में लागू हुआ था और यह एक सामाजिक समस्या है, ठीक है। गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो ग्राउसम क्रैंडल ने दिया है, राजमल पी देवदास ने दिया है, कोटजिन ने दिया है और इरेन ओपेनहिम ने दिया है। अब आप लोग बताइए किसने दिया है। तो आप बताएंगे कि मैम ये कोटजिन ने दिया है। किसने दिया है? व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है गृह व्यवस्था को? तो कोटजिन ने कहा है। इरेन ओपेनहिम ने क्या कहा है? तो इन्होंने संस्कृत की जड़ बताया है। और राजमल पी देवदास ने क्या बताया है गृह व्यवस्था में? तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बांध की संज्ञा दी है, यानी डैम की संज्ञा दी है, ठीक। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बिल लेना आवश्यक नहीं है, विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उपरोक्त में से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, हमें अपने अधिकार पता होना चाहिए, ठीक। परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं में आता है? तो सुविधा हो गया, आवश्यकता हो गया, लचीली हो गई और विलासिता हो गया। तो आप कहेंगे कि क्या होगा? परिवार में भोजन की आवश्यकता क्या होगी? तो एक आवश्यकता होगी, हमारी नीड होगी, और वो भी कैसी नीड होगी? तो हमारी मूलभूत आवश्यकता होगी। मूलभूत आवश्यकता में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और मकान हो गया, ठीक है। ये चीज़ें क्या हैं? ये मूलभूत हमारे नीड में आते हैं, ठीक है। बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं मिलता है? आप लोगों को इसके जो पिछले मैं पढ़ाई थी उसमें आप लोगों को बताई थी कि जो चालू खाता होता है उसमें कोई भी बैंक हमें ब्याज नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि चालू खाते का जो व्यक्ति होता है वो कौन होते हैं? व्यापारी वर्ग होते हैं। और व्यापारी वर्ग अपने पैसे जब बैंक में जमा करते हैं तो वो सुबह को 5 लाख रुपए जमा किए तो दोपहर में वो अपना 5 लाख रुपए लेने आ जाते हैं। तो इससे बैंकों को क्या होता है? थोड़ी मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए उनके पैसे पे ब्याज ना दे करके उल्टा उनसे क्या करते हैं? कुछ इनके चार्जेस वो लेते रहते हैं, ठीक है। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ऑप्शन ये है योजनाबद्ध होकर कार्य करना, ऑप्शन बी है परिवार के सदस्यों का सहयोग करना, ऑप्शन सी है परिवार के सदस्यों का व्यवहार, ऑप्शन डी है परिवार की आय। अब आप बताइए क्या होगा? 74 का क्या होगा? तो 74 में ये होगा, ए हो जाएगा। योजनाबद्ध होकर कार्य करना क्या है? अब यहाँ पे क्या है? 75 है। समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रतिदिन समय नियोजन करना, क्रियाओं को सही क्रम में रखना, साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना, क्रियाकलापों की सूची तैयार करना। ऑप्शन देखिए, ए में 1 2 3 4 होगा, 1 3 4 2, और सी में 4 1 3 2, डी में 4 2 1 3। अब आप बता दीजिए कि क्या होगा। तो इसमें ये हो जाएगा कि ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा। डी में क्या है? पहले 4 होगा, यानी क्रियाकलापों की हम सूची तैयार करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, फिर क्रियाओं को सही क्रम में हम रखेंगे। पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे, फिर उनका क्रम डिसाइड करेंगे कि नंबर 1 पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, फिर प्रतिदिन समय नियोजन करेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करेंगे, ठीक है। पहले प्रतिदिन आएगा, फिर सप्ताह में कोई चीजें होती हैं, ठीक है। आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है तो साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी और प्राधिकार की स्थिति। आप बताइए क्या होगा? 76 का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि 76 का होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्या होगा? साझेदारी और निर्णय निर्माण होगा, ठीक। निम्नलिखित में से वह कौन सा कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए उपयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है? चल और अचल जानते हैं। चल मतलब कि जो चल सके, मतलब जो हमारी चीजें, अचल मतलब जमीन हो गई, ये क्या है? ये अचल संपत्ति है। जैसे गाड़ी वगैरह हो गई, ये क्या है? ये चल संपत्ति है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा? रियल एस्टेट बंधक, मिति ब्याज बंधक, चल संपत्ति बंधक, ऋण परिशोधन बंधन। अब आप बता दीजिए इसमें ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें सी होगा, यानी चल संपत्ति बंधक, ठीक है। चल निजी संपत्ति दिया है, इससे भी हम इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है।
लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है? रोटेशन होगी, टम्बलिंग होगी, शेकिंग होगी और एजिटेशन होगी। तो क्या होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो लॉन्ड्री में क्या होगी? ट्रम्बलिंग की गति होती है। ठीक है, क्या होगी? ट्रम्बलिंग। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार किसके बराबर होना चाहिए? तो 4 सिर, 6 सिर, 8 सिर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके बराबर होना चाहिए? दोनों भुजाओं का माप लेते समय 8 सिर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, भुजाओं का माप। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? धागे की किस्म तय करेगा, कपड़े की किस्म तय करेगा, बखिए की लंबाई तय करेगा और धागे का खिंचाव तय करेगा। तो क्या तय करेगा? तो सुई का चयन कपड़े की किस्म पर तय किया जाता है। किस पे करेंगे? कपड़े की किस्म पर तय किया जाएगा। अत्यंत महीन वायल रेशम, नायलॉन, टेरिलीन, मलमल, आर्गंडी, शिफॉन, पॉलिएस्टर के लिए 9 से 11 नंबर की सुई यानी नीडल्स हम यूज करते हैं। ठीक है। कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो कसूती कहाँ का है? पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, कठियावाड़ का है, कर्नाटक का है। तो आप कहोगे क से कसूती हो गया और क से कर्नाटका हो गया। तो कहाँ का है ये पारंपरिक वस्त्र? तो कर्नाटक का है। पंजाब का क्या है? तो फुलकारी है। उत्तर प्रदेश का क्या है? यानी हमारे लखनऊ का क्या है? चिकनकारी है। ठीक है। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? तो बिहार का है, गुजरात का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है। तो मधुबनी कहाँ का है? ये बिहार का है। कहाँ का है? मधुबनी बिहार का है। मधुबनी है क्या? तो ये क्या है? चित्रकारी है जिसे मिथिला कला में बनाया गया है। ठीक है। पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, गुजरात से है, उड़ीसा से है। तो आप कहोगे कि पटोला कहाँ से है? गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से है। ठीक। कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? एसीटेट रेशे पे, एस्बेस्टोस रेशे पे, ग्लास रेशे पे और रेयान रेशे पे। आप लोग तुरंत बता दीजिए किस पे होगा। तो आप कहेंगे मैम ग्लास फाइबर जो होता है उस पे क्या होता है? कोरोनाइजिंग परिसज्जा की जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 85 जल्दी जल्दी आप लोग को क्वेश्चन करा दें क्योंकि मेरे पास क्या है? समय का थोड़ा सा अभाव है। ठीक है। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच, 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच और 12 से 15 ऐंठन प्रति इंच। तो हम आप लोग को यहाँ बता दें कि 3 प्रकार की ऐंठन होती है। 0 से 3 ऐंठन होती है प्रति इंच में। फिर नंबर 2 क्या होता है? 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच होती है। नंबर 2 होगा। नंबर 3 क्या होगा? 7 से 12 इंच प्रति ऐंठन होता है। यही तीनों टाइप हैं ऐंठन के। ठीक है। सबसे बेस्ट क्या होगा? 7 से 12 होगा। यानी 85 का क्वेश्चन क्या होगा? सी होगा। ठीक है। 1 इंच में 7 से 12 ऐंठन जिस धागे में होते हैं वो धागा क्या है? बेस्ट माना जाता है। ठीक। वे धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं वो धागे क्या कहलाएंगे? फिलिंग कहलाएंगे, रैप कहलाएंगे, नॉप कहलाएंगे और क्लाउड कहलाएंगे। तो आप लोग बता दीजिए 86 का क्या होगा? तो 86 का क्या होगा? बी होगा, रैप होगा यानी वार्प होगा। ठीक है। वार्प यानी वार्प और वेफ्ट। ठीक है। तो क्या होगा? जो धागे फैले हैं वार्प और वेफ्ट होता है तो वार्प होगा। ठीक है। रेयान निर्माण की एक विधि है, क्या है? विस्कस रेयान, नाइट्रो विधि, क्यूप्रा विधि और एसीटेट विधि। तो आप क्या कहोगे कि मैम जो बिस्कस रेयान है ये क्या है? रेयान की, अच्छा नहीं सॉरी, ठीक, इसमें देखते हाँ ठीक, क्या है? बिस्कस विधि जो है ये क्या है? रेयान निर्माण की एक विधि है। ठीक। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। आप बता दीजिए क्या होगा? 88 का क्या होगा? तो जैविकीय मूल्य यानी बायोलॉजिकल वैल्यू हम किससे चेक करते हैं? तो प्रोटीन जो होता है ये बायोलॉजिकल क्या है? वैल्यू टेस्ट गुणवत्ता दिखाता है। ठीक। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्या किया जाता है? कास्टिक सोडा से क्रिया कराई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, सोडियम परबोरेट से क्रिया कराई जाती है। इनमें से किसी से नहीं कराई जाती है। तो किसी से तो कराई जाती होगी। तो आप कह दो कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो है इससे क्रिया कराई जाती है। रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह अपना पुनः पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाएगा? तो जहां आयतन शब्द हो, बाकी पूरे इतिहास को ना देख करके आप आयतन को देखेंगे और आप तुरंत अपना आंसर पकड़ लेंगे। पहले ऑप्शन सुन लो। लचीलापन होगा, प्रत्यास्थता होगा, प्रतिस्कंदता होगा, तनाव सामर्थ्य होगा। अब आप लोग अपना आंसर चुन लें। तो
आप लोग जहां आयतन देखेंगे वहां आप लोग प्रतिस्कंदता को सही करके चले आएंगे, ना कि प्रत्यास्थता को। ठीक है, आयतन बस पकड़िएगा यहाँ पे और तुरंत प्रतिस्कंदता को करके आगे निकल जाइएगा, आपका समय बच जाएगा। ठीक, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। ब्रेंजिंग हो गया, ग्रिलिंग हो गया, स्टीमिंग हो गया, और क्या हो गया, पोचिंग हो गया। आप 91 का बता दीजिए क्या होगा। तो 91 का क्या होगा, आप कहोगे मैम ये होगा ग्रिलिंग। ठीक है, क्या होगा, ग्रिलिंग होगा। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए। ये कल या परसों के टेक्स्ट सीरीज में हम ये क्वेश्चन करवाए थे। डिब्बों को तेल में डुबोकर फिर से यूं ही रखना चाहिए, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, तेल युक्त वस्त्र क्या करें, उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। ये ऑप्शन पढ़ते आप लोगों को याद आ गया होगा कि हाँ मैम सच में पढ़ाई थी। और तेल युक्त वस्त्र लेकर के हम कपड़े को, एक कपड़ा लें, उसमें तेल लगा करके और बर्नी के जो भी अचार वाली बर्नी है उसके चारों तरफ रगड़ दें, फिर इससे मेरा अचार क्या होगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता। प्रेशर कुकर में पकाना, चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, सब्जियों के छिलकों को न निकालना और छिलका निकालने से पहले धोना। अब आप बता दीजिए कि कौन सा सोपान है जो पोषक तत्व को सुरक्षित रखने में मदद नहीं करता है। 3 तो हेल्प कर रहे हैं बट एक हेल्प नहीं कर रहा है। तो आप बता दीजिए कि मैम जो चावल और दाल को बार बार धोने के लिए कह रहा है, ये चीज़ें पोषक तत्व को सुरक्षित ना रख करके उसे और निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब 94 नंबर है क्वेश्चन, मधुमेह मिलान कराना है। मधुमेह मधुमेह, हेपेटाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और क्या है, कोललिथिएसिस। अब किस पे मैच करेगा, गुर्दा, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और जिगर। अब आप लोग बताइए, सुमेलित करिए। यहाँ पे दिया होगा कूट। अब आप लोग बता दीजिए कि क्या होगा, कौन सा किस पे जाएगा। पहले हम लोग यहाँ मैच करा लें, फिर उधर हम लोग देखेंगे। तो ये किस पे जाएगा, मधुमेह, थोड़ा सा और जूम कर दें, मधुमेह किस पे जाएगा, तो मधुमेह कहाँ जाएगा, डायबिटीज जाएगा पेनक्रियाज पे। ठीक है, और नेफ्रॉन जहाँ शब्द लगता है तो वो किससे जुड़ता है, गुर्दे यानी किडनी से। हेपेटाइटिस कहाँ जाएगा, तो जिगर यानी लीवर पे जाएगा। और कोल वाला किस पे जाएगा, गॉल ब्लैडर पे जाएगा। तो आप बता दो कि मैम 3 होगा। ठीक है, क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा। ठीक, 3, 4 और 1, 2, जो ऑप्शन 3, 4, 1, 2 है वो हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो ये कूट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए, गार्लिक यानी लहसुन ब्रेड। ठीक है, बनाना यानी केले की पुडिंग, और मैक्रोनी और सलाद, और क्या है, वेजिटेबल सब्जियों यानी वेजिटेबल का सलाद। तो क्या आप डाइट में उसके वो करेंगे, तो वेजिटेबल और सब्जी यानी सलाद क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है, तो स्पर्श करने से। क्या स्पर्श करने से टाइफाइड फैलता है, वायु द्वारा, जल और आहार द्वारा, व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी से। तो आप बता दीजिए, आप कहोगे मैम जो टाइफाइड है वो क्या है, वो जल जनित रोग है और किसको नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे आंत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना क्या कहलाता है, पूर्व मधुमेह कहलाएगा, प्री एक्लेम्सिया कहलाएगा, गर्भावस्था मधुमेह कहलाएगा और एक्लेम्सिया कहलाता है। आप बता दीजिए क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, गर्भावस्था मधुमेह कहलाएगा। ठीक है, अभी आप लोग को हम कल या परसों वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं और प्रेगनेंसी खत्म होने के साथ ही क्या होते हैं, वो रोग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा अधिक ग्लाइसेमिक सूचकांक आहार है, यानी क्या है, जीआई इंडेक्स वाला यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो कॉर्नफ्लेक्स है, अधिक पूछ रहा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका है, तो कॉर्नफ्लेक्स हो गया, राजमा हो गया, सेब हो गया, ओट्स हो गया। आप लोग बता दीजिए इसमें से क्या होगा। तो 98 का क्या आंसर होगा, 98 का आंसर होगा। आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोग बता दें क्या होगा। अब आप लोग बता चुके होंगे तो कॉर्नफ्लेक्स जो होगा ये क्या होगा, इसका जीआई इंडेक्स अधिक होगा। ठीक है, वह मीनू जहां खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है कौन सी मीनू कहलाएगी, तय मीनू, ड्यूजोर मीनू,
टेबल डी हॉट मीनू और एला कार्टे मीनू। तो कौन सा मीनू होगा? तो वह मीनू एला कार्टे मीनू होगा जिसका कीमत अलग अलग लिखा होगा। जैसे पनीर क्या हो गया, हांडी पनीर हो गया, और दाल मखनी हो गई। इन सारे चीज़ों का क्या है, सबका प्राइस अलग अलग लिखा होगा। ठीक है, जो लोग खाना अलग अलग मंगाते हैं वो क्या है, एला कार्टे मीनू है। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधकों में की जाती है। किस में की जाती है? फास्ट फूड यूनिट में, एयर कैटरिंग में और औद्योगिक कैफेटेरिया में, रेस्टोरेंट में। तो ये किस में किया जाएगा? ये एयर कैटरिंग में किया जाता है, यानी एरोप्लेन में जो कैटरिंग होती है उसमें ये चीज़ें की जाती है। ठीक, 6 से 11 वर्ष के स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन यानी जिन्हें मिड डे मील कहा जाता है कार्यक्रम के निम्नलिखित शामिल हैं। क्या शामिल हैं? बच्चों के विकास का अनुश्रवण करना। ठीक, 450 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन उन्हें मिलना ही चाहिए। गर्म पका हुआ भोजन देना और स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाना। अब आप इसमें कूट को पकड़ लीजिए, क्या क्या इसमें से सही होगा? 2, 3 और 4 होगा। 2, 3 और दोनों ऑप्शन सेम ही है। ठीक, ये ऑप्शन दोनों सेम दिया है। ठीक, ये और भी ऑप्शन सेम दिया है। ठीक, 1 और 2 4 होगा और 2 4 और 3 होगा। आप बता दीजिए इसमें से क्या होगा? तो आप कहोगे मैम 2, 3 और 4 होगा। ठीक है, 2, 3 और 4 क्या हो गया? यानी 450 ग्राम कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन मिलना चाहिए। उसे गरम गरम भोजन मिलना चाहिए और इस वजह से क्या होगा, उसके स्कूल में प्रेजेंटेशन यानी क्या होगी, उपलब्धता उसकी बढ़ेगी। ठीक, PEM यानी क्या हो गया? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। PEM का अर्थ क्या है? अब तो हम बता ही दिए। ठीक, तो क्या होगा? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन होगा। क्या होगा? PEM का फुल फॉर्म पूछ लिया है तो क्या होगा? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 103 जल्दी जल्दी खत्म करा दे आप लोगों का। मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है? तो ई कोली के विकास को रोकता है, लैक्टोबैसिलस के विकास को रोकता है। ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को रोकता है और ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। अब आप बताइए क्या होगा? तो आप कहोगे मैम ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को क्या करेगा? रोकेगा यानी प्रभावित करेगा। वियर में सोरासार यानी एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 22% होगी, 3% होगी, 40 से 50% होगी और 55% होगी। आप बता दो अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? तो बियर में यानी अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 3% होती है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित को डाल करके दूर कर सकते हैं। सोडा को, नमक को, चूना को, ये सभी को। तो किसको डाल करके हम जल के स्थायी कठोरता को दूर करेंगे? तो चूना को डाल करके हम क्या करेंगे? जल की स्थायी कठोरता को दूर करेंगे। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O होगा। ठीक है, क्या होगा? H2O होगा। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? अंतर्ग्रहण के लिए, पाचन के लिए, अवशोषण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो आप बता दीजिए आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे मैम उपरोक्त सभी के लिए होगा। जल पाचन के लिए भी सही होता है और अंतर्ग्रहण के लिए भी और अवशोषण के लिए भी जल का हर जगह कार्य होता है। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का है, DNA और RNA का संश्लेषण है, दृष्टि का है, हड्डी स्वास्थ्य का है। तो आप कहोगे मैम DNA और RNA के संश्लेषण के लिए जिंक मुख्य रूप से वर्क करता है। ठीक है, कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस विकास के परिणाम स्वरूप होती है? तो विटामिन ए है, डी है, सी है, के है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, जहां ऑस्टियो शब्द जुड़ गया वहां आप कहां जाओगे? वो चीजें बोन से जुड़ गया यानी हड्डी से जुड़ गई और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, पिजन चेस्ट हो गया, बोलोक्स हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस तीनों के कमी से कहीं ना कहीं ये रोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी विटामिन डी होगा। ठीक, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। तो लाइपेज कहाँ पाया जाएगा? लार में, अमाशयी रस में, अग्नाशयी रस में, आंत रस में। आप बताइए कहाँ पाया जाएगा? तो पाया जाएगा अग्नाशयी रस में जो है क्या है? लाइपेज पाया जाएगा। और लाइपेज किसको पचाने में क्रिया करता है? तो फैट को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? 10%, 16%, 25%, 6%। तो आप कहोगे मैम नाइट्रोजन में 16%
15% क्या होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, 7% क्या होता है सल्फर होता है, और ऑक्सीजन का प्रतिशत आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग डैश 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 ऊर्जा प्रदान करता है, तो कितना करेगा? 15%, 20%, 40% और 60%। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो क्या होगा? 60% जो है एक सामान्य व्यक्ति के आहार में कार्बोहाइड्रेट होना ही चाहिए। ठीक है। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? ऊष्मा संचरण का, ताप संवहन का, ऊष्मा नियंत्रण का, इनमें से किसी का नहीं। तो आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम ऊष्मा नियंत्रण का काम इसका थर्मोस्टेट का होगा। ठीक है। थर्मो मतलब क्या हुआ? थर्मो मतलब हीट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों। तो जहाँ केवल शब्द आते हैं 99% क्वेश्चन क्या होते हैं वहीं गलत मान लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। और तरल आहार, आप लोग शब्दों के साथ मत जाइएगा, आप लोग अपनी उससे उत्तर दीजिए कि इसमें सही क्या होगा। तो आप कहोगे ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में संतुलित हों। ठीक है, सम्मिलित हों। ठीक। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी होगी? तो ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, विटामिन सी की कमी। तो इसमें से उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो 115 का क्वेश्चन होगा कि ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण जो होगा ये क्या होगा? पोषक तत्वों की सर्वाधिक कमी वाली बीमारी है। ठीक है। और इससे क्या क्या होता है? तो मेरास्मस होता है और क्वाशियोरकर होता है। ठीक है। क्वाशियोरकर किसके कमी से होगा? तो केवल प्रोटीन के कमी से क्वाशियोरकर होता है। और मेरास्मस किसके कमी से होगा? तो प्रोटीन और एनर्जी यानी कैलोरी की कमी से क्या होता है? मेरास्मस नामक रोग होता है। किसको होता है? तो 1 से 5 साल के बच्चों को होता है। ठीक है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। तो विज्ञान है, खाद्य विज्ञान है, पथ्य है, पोषण है। जल्दी जल्दी बताइए, समय कम है। तो क्या होगा? पोषण होगा। ठीक है। ब्लैंकेट कहते हैं सिलाई को, जोड़ को, तुरपन को, बटन की पट्टी को। आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने इसे पोस्ट किया हुआ है। ठीक है। तो कम्युनिटी बॉक्स में भी चीज़ों को आप लोग देखा करिए। ठीक है। कम्युनिटी बॉक्स में जाइए और वहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने कराया है कि नहीं कराया है। तो क्या होगा? बटन की पट्टी होगी। ठीक है। मधुमेह का लक्षण है तो क्या होगा? अतिसार है, बुखार है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना और प्यास ना लगना। तो मधुमेह का लक्षण क्या होगा? मधुमेह में बार बार प्यास लगती है, बार बार भूख होता है, वो लगती है, और बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए महसूस होता है। तो ये सारे लक्षण इसमें से क्या होगा? आप बता दीजिए कि 180 का आंसर क्या होगा? 118 का। तो इसमें से आंसर होगा सी होगा, यानी रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना। और डायबिटीज के लक्षण क्या है? बार बार प्यास लगेगा, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कोई चोट लगता है तो उस पर जख्म देर से भरता है, बार बार फोड़े फुंसी निकलते हैं, व्यक्ति को चक्कर आने लगता है। ठीक है। ये सारे किसके लक्षण हैं? ये डायबिटीज के लक्षण होते हैं। ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम है, गंधक है, पोटेशियम है, लोहा है। आप बता दो क्या होगा? तो क्या होगा? सोडियम जो होता है हृदय की धड़कन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे कौन से होते हैं? अमीनो अम्ल कैसे होंगे? गैर आवश्यक होंगे, आवश्यक होंगे, आंशिक होंगे, साधारण होंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप क्या कहोगे कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं, वो क्या होते हैं? उनका शरीर क्या करता है? संश्लेषण नहीं करता है। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं उनका शरीर क्या करता है? संश्लेषण कर लेता है। NRHM, ठीक है। NRHM का पूर्ण रूप क्या है? तो NRHM क्या हो गया? हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या होगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है तो क्या है? कार्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ना, गले का फूलना और ठोड़ी का बढ़ना। तो आयोडीन में क्या होता है? ग्वाइटर हो जाता है। और उसमें क्या लक्षण होता है? गले में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है? 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, 8 वर्ष है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना वर्ष है। तो कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। ठीक है। 124। NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? साक्षरता से, स्वास्थ्य से, कृषि से, अपराध नियंत्रण से। तो NRHM किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है। आयोडीन युक्त तेल में 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है 1 वर्ष तक,
1 से 2 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक, सारा जीवन। कितने में क्या हो सकता है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। और आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो 1 वर्ष तक क्या है 1 ml इंजेक्शन से बचाया जा सकता है। आप लोग को इसका हम आंसर दे दें, ये इसका उत्तर माला है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और इसे मैच करा लीजिएगा, कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 125 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। मैम क्वेश्चन कैसा था, अच्छा था, बुरा था, जो भी था कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।